हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर 16 है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। तो क्या रीजन होता है कि हम ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं? क्योंकि जो ग्रुप 16 है, उस ग्रुप 16 का जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। और जो बाकी के रेस्ट ऑफ मेंबर्स होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के सिमिलर होगी, मिलती जुलती होगी। इसीलिए इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन का परिवार। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ग्रुप 16 है, इस ग्रुप 16 के अंदर जो मेंबर्स या एलिमेंट कह सकते हो, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स होंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो सकती है? ओ सरला से तय पो, ओ सरला से तय पो। ठीक है, ये इनकी सिंपल सी ट्रिक हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि भाई इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आपने सारे एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक ऑक्सीजन का याद करो, बाकी सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे? अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना? ये सिंपल सा पता है। जो मैं ऑक्सीजन से, अब जो ऑक्सीजन है वो किस पीरियड में लाई करता है? सेकंड पीरियड में। तो सेकंड से थर्ड पीरियड में आऊंगा तो सिंपल 8 एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो मैंने इसके अंदर 8 ऐड कर दिया, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया 60। जब मैं सल्फर से सिलीनियम की तरफ आऊंगा तो एक डी ग्रुप की और एंट्री हो जाती है ना, फोर्थ पीरियड में पहुंच गए हैं, तो फोर्थ में किसकी एंट्री हो गई है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, मतलब कि 10 और ऐड हो गए हैं। तो 8 तो थे ही, अब 10 और ऐड कर दो, मतलब 18 और ऐड हो गए हैं। तो 18 ऐड होती है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? 34। जब हम फोर्थ से फिफ्थ पीरियड में आए तो फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, वही 18 फिर से ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा ये? 52। ठीक है, हाँ, जब हम फिफ्थ से सिक्स पीरियड पे आते हैं तब एफ ब्लॉक की एंट्री और हो जाती है। एफ का मतलब 14 एलिमेंट्स और ऐड हो गए, तो 14 प्लस 18 32, और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 84। ठीक है, तो इजीली एटॉमिक नंबर याद हो गए ना, सिंपल। और हम इन नंबर्स को क्या बोल देते हैं? मैजिक नंबर। मतलब कि इन नंबर्स के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो ग्रुप है इसको ऑक्सीजन फैमिली तो बोलते हैं, साथ में जो इसका सेकंड नेम है वो किसको हम क्या बोल देते हैं? कैल्कीजन्स। इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्कीजन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैल्कीजन। ठीक है, कैल्कीजन्स बोलते हैं। कैल्कीजन का मतलब क्या होता है? और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और फॉर्मर्स कह सकते हो, या और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। हमने पढ़ा है कि ओर्स क्या होते हैं, है ना? ओर्स जो हमारे जितने भी ओर्स होते हैं, या ठीक है मिनरल्स कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है और मिनरल में, बट यहाँ पर हम सिंपल बोल सकते हैं। तो जो हमारे ओर है या जो मिनरल है वो मैक्सिमम या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो आयरन का ओर है Fe2O3, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और है ना? जो हमारे पास मरकरी का है HgS, है ना? जिंक का है जिंक सल्फाइड, कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, तो वो जितने भी आ गए हमारे पास, वो सब किसके अंदर दिख रहे हैं हमें? उनके अंदर या तो सल्फर है या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कहता है कि जो इसीलिए हम इस ग्रुप को क्या बोल देते हैं? और फॉर्मिंग एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे? ऑक्सीजन और सल्फर के बेस पे। और इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? कैल्कीजन। तो ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो कि जो फर्स्ट मेंबर है वो ऑक्सीजन है, या फिर हम इनको कैल्कीजन बोल दें। कैल्कीजन का मतलब क्या होता है? और फॉर्मर्स। तो ये जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के, ऑक्सीजन और सल्फर, ये मैक्सिमम और बनाने में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें से जो मोस्ट अबंडेंट होगा वो कौन होगा? ऑक्सीजन, है ना? एयर में भी मिलता है, अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है, फ्री फॉर्म में भी मिलता है, और कंपाउंड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ना। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन रहा, है ना? ओजोन के फॉर्म में रहा, और ये सबसे ज्यादा जो मेजर सोर्स है इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रह पाए। तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और सोइल में सिलिका के फॉर्म में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। और जो चीज ध्यान में रखनी है कि जो पोलोनियम है
वो पोलोनियम कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा, उसका अपने आप डिके होता रहेगा, वो जो न्यूक्लियस होगा वो टूटता रहता है, इसकी हाफ लाइफ काफी कम होती है। ठीक है, तो ये पोलोनियम के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो जनरल 4 एलिमेंट्स है इनके बारे में ही हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो ग्रुप 16 एलिमेंट है इनका जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो सिंपल सा ही है, ग्रुप अगर हमें ऑक्सीजन का पता हो या किसी एक का निकाल ले तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सभी का ही सेम होगा, है ना। तो हम बात कर लेते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल का मतलब क्या हो गया? सामान्य, जो या फिर ये कह सकते हो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, ऑक्सीजन के बेस पे ही हम बाकी सबका गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? तो आउटर मोस्ट कौन हो गया? ये मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, 1s2 कौन हो गया? हीलियम, एंड 2s2 2p4। क्लियर है? ये नोबल गैस हो गई और ये हो गया हमारे पास आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में लाई करती है तो इसीलिए क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, मतलब थर्ड पीरियड में होता तो 3s2 3p4, फोर्थ पीरियड में होता तो 4s2 4p4। तो इसका जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ns2 और np4, है ना, ns2 np4। आउटर एन आप वैलेंस सेल भी कह सकते हो यहाँ पे कि भाई जो आउटर मोस्ट सेल है। तो ns2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अपोजिट स्पिन के होंगे, ध्यान रखेंगे। p है तो सबसे पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होंगे, जब सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे फिर ये मल्टीपल हो जाएंगे, बट स्पिन क्या रहेगी? अपोजिट स्पिन ही रहेगी। तो ये क्या हो गया इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन होगा तो 2s2 2p4, सल्फर होगा तो 3s2 3p4 और इसी तरीके से ये चलते रहेंगे। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारे पास ये। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज की, फिर फिजिकल और फिर केमिकल, जैसे हमने ग्रुप 15 में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज जो एक सिंगल एटम की होती है, ठीक है, वो जो बल्क में नहीं होती है, उन सब प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो आती है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक साइज, जो साइज ऑफ एटम है उसको हम रेडियाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस का प्लूरल हो गया रेडियाई। ठीक है, तो अब जो एटॉमिक रेडियाई है, अब हम फिर से क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो अगर हम ग्रुप 16 को ग्रुप 15 के एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, मतलब कि जिस पीरियड में वो एलिमेंट है पीरियड वाइज ही हमने इसको कंपेयर करना है। मतलब ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ, सल्फर को फॉस्फोरस के साथ, ये नहीं कि हमने क्या कर दिया नाइट्रोजन को बिल्कुल पोलोनियम के साथ कंपेयर कर दिया। कोरस्पॉन्डिंग सेम पीरियड से ही हम उनको कंपेयर करेंगे। तो जो एटॉमिक रेडियाई होगी ग्रुप 15 के कंपैरिजन में क्या होती है? इनकी जो रेडियस होगी वो छोटी होगी। और सिंपल सा रीजन है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल सेम रह गई, और जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते नहीं है तो शील्डिंग कांस्टेंट है वो ना के बराबर इंक्रीज होता है। ये रिपल्शन तो होगा सेम सेल में, बट इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई रिपल्शन नहीं हुआ, तो जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो इतना नहीं बढ़ता, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ और साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्या कहता है? ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, है ना, ये बात हमें पता है, रेडियाई डिक्रीज। सो द रेडियस ऑफ group 16 elements is smaller than
smaller than corresponding elements of group 15 elements। ठीक है, जो ग्रुप 16 एलिमेंट है उनकी जो रेडियस होगी वो ग्रुप 15 एलिमेंट से क्या होगी, छोटी होगी। अब इसका अगर कोई रीजन पूछे तो कह सकते हैं कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स have larger effective nuclear charge। अब वो लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों है? ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, while number of cell remain same, while number of cell वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, remain same। also shielding constant, do not increase। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा बट इतना नहीं बढ़ेगा कि हम उसको कैलकुलेट करके इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? तो क्या कहता है ये हमारे पास सिंपल सा क्या कह रहा है कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होंगे उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो छोटी होगी, और छोटे होने का सिंपल सा रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और कोई पूछे कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों ज्यादा होगा, तो आप ये रीजन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या कहता है, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप the atomic radii increases, the atomic radii increases, and which is due to increasing the number of shell and shielding constant। शील्डिंग कांस्टेंट क्यों बढ़ रहा है पता है ना, ये क्योंकि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, शील्डिंग कांस्टेंट इंक्रीज होगा, विच इज डोमिनेंट, जो पावरफुल होगा, विच इज डोमिनेंट, ठीक है, प्रभावी होगा, ओवर नंबर ऑफ प्रोटॉन, डोमिनेंट ओवर नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब कि प्रोटॉन्स जो इंक्रीज हो रहे हैं ना उससे ज्यादा डोमिनेंट कौन हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल एंड शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में ये? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो सबसे बड़ा साइज पोलोनियम, और फिर डाउन द जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज पोलोनियम का और सबसे बड़ा साइज क्या होगा, ऑक्सीजन का। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो रेगुलर है, बट जो कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, जो डिफरेंस है वो रेगुलर नहीं है। जब हम ऑक्सीजन से सल्फर पे आते हैं तो जो साइज है वो लार्ज इंक्रीज होता है, जबकि जब हम सल्फर से सिलीनियम पे जाएंगे तो जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्मॉल, थोड़ा सा साइज इंक्रीज होगा। फिर सिलीनियम से जैसे मैं टेलुरियम पे जाऊंगा फिर से लार्ज इंक्रीज है, और फिर टेलुरियम से पोलोनियम पे जाऊंगा फिर जो इंक्रीमेंट है वो फिर से क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो इसका रीजन क्या होगा कि भाई क्यों लार्ज स्मॉल कर रहा है, तो उसका बहुत छोटा सा रीजन क्या होता है कि भाई जैसे ही हम सल्फर से सिलीनियम पे जाएंगे तो सिलीनियम में किसकी एंट्री हो जाती है, डी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है। अब हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है, जो डी सबशेल है, उसकी शील्डिंग पावर बहुत कम है। तो मतलब कि जो सिलीनियम के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होना चाहिए था उतना कम नहीं हो पाता, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। और पोलोनियम पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ, इनका जो साइज होगा वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, होगा तो सही बट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें किस तरीके के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब जब कोई एटम बिल्कुल सेपरेट कर दिया, किसी के साथ कोई लिंक में नहीं है, गैसियस फॉर्म में है, तब उसकी आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम इसको कंपेयर करें ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के साथ, तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब हम देखें तो भाई जो ग्रुप 16 है उनका साइज भी छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होती है, ग्रुप 15 की। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है ना, तो ऐसे ही एक्सेप्शंस बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनते हैं। तो क्या कहता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन corresponding elements of group 15 element in spite of small size and higher nuclear charge of group 16 element। ठीक है, कहते हैं कि भाई ग्रुप 16 की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है, के बावजूद उसका साइज भी छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, तो ये पूछे भाई ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा रीजन क्या होगा, दिस इज बिकॉज ग्रुप 15 elements have stable half-filled electronic configuration. So the removal of electron becomes difficult. ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल हमें पता है ना, ड्यू टू सिमेट्रिक एंड एक्सचेंज एनर्जी की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, वो अपनी कंपोजिशन को कह लो, वो उसको चेंज नहीं होने देगा। तो नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब हमें उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझिए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वो ज्यादा हो जाएगी, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, अब बात ये आती है, ये तो हो गया फर्स्ट। अगर मैं बात करूं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो वो किसकी ज्यादा होगी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से ग्रुप 16 की ही ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों भाई, क्या कहता है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स is higher than corresponding elements of group 15। ठीक है, और ये क्यों होगा, this is because after losing one electron, group 16 elements acquire half-filled stable configuration.
भाई जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या हो गए, ग्रुप 16 एलिमेंट्स ज्यादा स्टेबल हो गए हैं। जैसे कि भाई ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पढ़ा था, 2s2 और 2p4। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर चुके हैं। तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से निकलते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस होते ये क्या बन गया, फिर है ना, 4 से क्या हो गया, 3 स्टेबल हो गया। अब मैं बात करूं नाइट्रोजन की भाई, तो नाइट्रोजन में क्या था, 2s2 2p3, ये ऑलरेडी स्टेबल था। हाँ, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकाल दिया तो ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, इसने अपनी जो स्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी इसने अपनी लॉस कर दी। ठीक है, और इस वजह से क्या कहता है कि ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएंगे, ऑक्सीजन, इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा। ठीक है, फिर कहता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, the ionization energy regularly decreases due to increasing the size। जब साइज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात क्या होगी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड है कोई भी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सिलीनियम, फिर टेलुरियम और सबसे कम पोलोनियम की हो जाएगी। क्लियर है ना, तो ये आज हम बस ये 2 ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बची हुई हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आप तब तक अपने जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को करते रहो, फिर भी कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।